हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मोड्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। तो उसमें हमने देखा था एनर्जी एक्सचेंज के हमारे पास में दो तरीके होते हैं, या तो हीट या वर्क। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था वर्क, और वर्क के हमने एक एग्जाम्पल देखा था। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ये है 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। तो देखो, जो जो गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस। इसका मतलब आइडल गैस है, इसके लिए 1 मोल का मतलब n इज इक्वल टू क्या है, 1 है। इसके बाद में क्या गिवन है, इनिशियली एट 10 atm। atm में दे रखा है, इसका मतलब ये क्या चीज़ है, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ P1 इनिशियली है, तो P1 क्या हो गया हमारा 10 atm। इसके बाद क्या दे रखा है, एंड 300 केल्विन। इसका मतलब टेम्परेचर हमारा क्या है, 300 केल्विन इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली एक्सपेंड हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा हमारा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद में क्या है, आइसोथर्मली टू 1 atm एज फॉलो। ठीक है, तो 1 atm का मतलब P1 से क्या होता है, 10 atm से ये 1 atm होता है। ठीक है, इसका मतलब P2 इज इक्वल टू 1 atm। ठीक है, 1 atm एज फॉलो। आगे क्या दे रखा है, दो इसमें गिवन है, रिवर्सिबल मतलब दो प्रोसेस गिवन है। ठीक है, दो प्रोसेस गिवन है, मतलब क्या है कि 10 से जब ये 1 हो रहे हैं तो ये डायरेक्ट ऐसा नहीं है 10 to 1 हो रहा है, ये 10 to 1 में भी 2 प्रोसेस में जा रहा है। तो देखो, सबसे पहले क्या गिवन है, देखो रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है 5 atm तक, मतलब 10 से 5 तक तो क्या हो रहा है, रिवर्सिबल। इसके बाद में क्या है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगेंस्ट 1 atm। इसके बाद में 5 तक तो क्या हो गया, रिवर्सिबल। फिर 5 से 1 में क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैं डिटरमाइन द नेटवर्क, हमें टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है, ड्रॉ द पीवी डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो, हमने पीवी डायग्राम बनाएंगे, यहाँ प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, इनिशियली क्या है 10 atm। तो यहाँ जैसे 0 है, 1 2 3 4, जैसे 1 2 3, यहाँ सपोज ये 5 है, 1 5, और ये हो गया 10। ठीक है, 10 से 5 में क्या रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मैंने आपको ग्राफ बताया था, रिवर्सेबल एक्सपेंशन का आइसोथर्मल में ग्राफ क्या होता है, इस तरह से होता है। तो 10 से लेके 5 तक में क्या होगा, ग्राफ हमारा इस तरह से चलेगा। ठीक है, और इसमें जो हम वर्क देखते हैं, वर्क कौन सा होता है हमारा, ये वाला होता है। तो इसका मतलब ये हमारा है V1, ये हो गया V2। तो रिवर्सेबल में हमारा वर्क हो गया ये एरिया। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि 5 से 1 में इरिवर्सेबल होता है। तो हमने इरिवर्सेबल का ग्राफ देखा था, फाइनल इनिशियल फाइनल, उसके बाद में ये होता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर वर्क होता है इसमें। तो ये क्या हो गया, ये वाला हमारा वर्क होता है। तो यहाँ हम कैसे बनाएंगे, इसी को अगर बनाएंगे तो ये 5 atm से स्टार्ट होके कहाँ तक है, 1 atm तक, मतलब यहाँ तक। इसको कैसे बनाएंगे, ये और ये। तो यहाँ वर्क हमारा क्या हो गया, ये वाला। तो ये वाला वर्क क्या है हमारा, W रिवर्सेबल। ये वर्क क्या है, W इरिवर्सेबल। ठीक है, रिवर्सेबल वर्क हो गया और ये इरिवर्सेबल वर्क हो गया। अब हमको क्या, ये हमने बना दिया पीवी डायग्राम। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर्सेबल एक्सपेंशन का मतलब इतने पार्ट का वर्क निकाल लें, ये जो है इतने पार्ट का। ठीक है, ये वाले जो पार्ट है इसका वर्क निकालेंगे। इसके बाद में क्या है, इरिवर्सेबल एक्सपेंशन मतलब इस वाले पार्ट का वर्क निकाल लेंगे। तो नेटवर्क हमारा क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो मतलब हमारा नेटवर्क क्या होता है, वो हो जाएगा W नेट इज इक्वल टू W रिवर्सेबल प्लस W इरिवर्सेबल। ये हमारा वर्क होगा। अब देखो, सबसे पहले हमें रिवर्सेबल वर्क निकालना है। तो देखो, W रिवर्सेबल वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, -2.303, लास्ट वीडियो में आप देखना, -2.303 nRT log। अब देखो हम क्या लिखते हैं, V2/V1। अब देखो यहाँ अगर हम लिखेंगे, इस वाले वर्क को निकाल रहे हैं V2/V1, तो यहाँ हमें वॉल्यूम गिवन नहीं है, हमें क्या गिवन है, प्रेशर। तो इसको क्या लिखेंगे,
P2, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, -2.303 nRT log, अब P1 क्या है, P1 मतलब इनिशियल में हमारा क्या था 10 था, इसके बाद में हमारा क्या हो गया था 5, यही तो क्या है, रिवर्सिबल निकाल रहे तो 10 से 5 तक है, तो 10 5, तो ये कैंसिल होके क्या रहा 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है हमारी 0.3010, तो -2.303 इंटू 0.3010 इंटू n की वैल्यू क्या थी 1, तो RT, ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -0.693 RT, ठीक है। तो ये हमारा वर्क क्या हो गया W रिवर्सिबल का। अब इसके बाद में हम क्या निकालते हैं, इरिवर्सिबल का वर्क निकालते हैं। तो W इरिवर्सिबल अगर हमको निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे, देखो रिवर्सिबल आ गया, W इरिवर्सिबल, तो W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, क्या होता है -P एक्सटर्नल V2 - V1। यहाँ क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर है, उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना होता है कि रिवर्सिबल में क्या होता है, चेंजेस होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, पर यहाँ जो होता है इरिवर्सिबल में क्या होता है कि एक साथ हम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, एक साथ चेंज हो जाता है, इसलिए ये क्या होता है P जो है एक्सटर्नल होता है, मतलब ये जो प्रेशर होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 1 वाला, ठीक है। तो अब यहाँ V2 - V1 है, इसको V2 को भी क्या होगा, हमें मतलब उसमें प्रेशर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो किससे करेंगे, PV = क्या होता है nRT, तो V = क्या होगा nRT/P हो गया। तो इसमें क्या होगा, ये N और R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आइसोथर्मल है तो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, चेंज किस में होगा, प्रेशर में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, W इरिवर्सिबल = -P एक्सटर्नल 1/P2 - 1/P1 और ये nRT, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखो एक्सटर्नल प्रेशर हमारा क्या है, ये 1 ही होगा, ठीक है, तो 1/P2 मतलब क्या हो गया 5 से ये क्या कहाँ जा रहा है 1 पर आ रहा है, तो 5 इसके अब क्या हो गया, इरिवर्सिबल हम निकाल रहे हैं, तो 5 हमारा क्या हो गया P1 और ये 1 क्या हो गया हमारा P2, तो क्या हो गया 1/1 - 1/5 एंड 1 है RT, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा -1 5 - 1 इंटू RT, तो ये हो जाएगा -4/5 RT, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, देखो W इरिवर्सिबल वर्क क्या हो गया -4/5 RT और W रिवर्सिबल क्या हो गया -0.693 RT। अब इसको हम क्या करते हैं, हमको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आ गया, अगर सिर्फ रिवर्सिबल वर्क पूछ रहे हैं तो इसमें ये हो गया, R की वैल्यू हम रख सकते हैं, चाहे अगर जूल में निकालना है तो 8.314 रख सकते हैं, कैलोरी में निकालना है तो इसको क्या 1.98, इसको हम मतलब 2 के अप्रॉक्स ले लेते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर सब में कांस्टेंट है तो टेम्परेचर की वैल्यू 300 रख सकते हैं। सेम इसी तरह से इसमें भी RT की वैल्यू रख सकते हैं। हम इनको डायरेक्ट अब एक बार में ही सॉल्व करेंगे। W नेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, W रिवर्सिबल प्लस W इरिवर्सिबल, W नेट क्या होगा, W रिवर्सिबल प्लस W इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल हमारा क्या था -0.693 RT और इरिवर्सिबल क्या था -4/5 RT, ये हो गया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, इसको हम -0.693 -4/5 RT, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करोगे, इसका एलसीएम लेकर आगे कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आएगी इसको कैलकुलेट करना, इसके बाद में R की वैल्यू हम रखेंगे, अगर जैसे R की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं 8.314, टेम्परेचर हमारा क्या गिवन है 300 केल्विन, इन सबको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है -3723.84 जूल, ठीक है। अगर जूल में निकालना है तो ये वैल्यू आ गई 8.314 रखेंगे, अगर हमको कैलोरी में निकालना है ये तो क्या करेंगे, इसकी जगह 1.98 या 2 रख देंगे, ठीक है। और अगर हमको प्रेशर में निकालना है ATM में तो क्या करेंगे, इसके 0.0821 रख देंगे, तो ये ATM में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल कर सकते हैं वर्क के, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। इट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको क्या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी थी, है और हमेशा रहेगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑल यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एनर्जी क्या है कि मतलब कि हमारा कंजर्वेटिव रहती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर एनर्जी कांस्टेंट है हमारा, तो इसका पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी जो होगी वो क्या हो गई हमारी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो देखो एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यू कैन नेवर क्रिएट एनर्जी, यू कैन नेवर डिस्ट्रॉय एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ लॉ ऑफ कंजर्वेटिव एनर्जी या कंजर्वेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हमें क्या करना है कि फर्स्ट लॉ को हमें डिफाइन करना है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या डिफाइन करना है कि एनर्जी जो है हमारी कांस्टेंट है, बट क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत जो भी चेंज होता है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आएगा। तो वो चेंज हमने देखा है कि एनर्जी ट्रांसफर के हमारे पास में क्या होते हैं, दो तरीके होते हैं, वन इज हीट और वन इज वर्क। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जो इसमें अगर कांस्टेंट है बट जो भी चेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या होगा, या तो क्या होगा कि सिस्टम एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, या सिस्टम क्या करता है, एनर्जी को लूज करता है, या हो सकता है सिस्टम पर वर्क हो रहा हो या सिस्टम वर्क कर रहा हो। तो इन सब में ही क्या होता है कि जो चेंजेस आता है वो क्या होता है, हमारी एनर्जी होती है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी क्या होती है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट होगी। अगर ये कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई। अब इन दोनों में अगर हम कहते हैं थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस आता है तो वो क्या होगा, या तो वर्क और हीट की फॉर्म में आएगा। ठीक है, वर्क और हीट की फॉर्म में आएगा, पर ये ओवरऑल जो है ये वैल्यू क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या इसको हम लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, या इसको टोटल एनर्जी है तो ये डेल्टा ई। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। तो ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो फर्स्ट लॉ में जो ई है ये क्या है, हमारा इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो अब हम आगे क्या पढ़ते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कि जो इसमें ये है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम आगे, इंटरनल एनर्जीज। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज। ठीक है, इट इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम की जो है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है कि जितनी भी हमारे सिस्टम की जितनी भी एनर्जीज होती है उन सबका सम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है। कि जैसे सिस्टम में हमारे क्या होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, रोटेशनल होती है, वाइब्रेशन होती है, बेंडिंग होती है, तो बहुत तरह की हमारी क्या होती है, एनर्जीज होती है। तो उन सबके सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई, ये इंटरनल एनर्जी ई को भी लिख सकते हैं या डेल ई। ठीक है, तो ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई बेंडिंग। तो इस तरह से जितनी भी टाइप की एनर्जी सिस्टम में प्रेजेंट है उन सबके सम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा ई जो होता है वो क्या होता है, ई टू माइनस ई वन, और ई टू माइनस ई वन को क्या बोल सकते हैं, या हम ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है,
क्या हो जाएगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंटरनल एनर्जी। और हम अगर आइडल गैस के लिए हम बात करते हैं तो देखो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, ठीक है, एंड टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। और ये हमने कैसे देखा था, जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस किया था तो उसमें हम क्या करते हैं, डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो डी टी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो ये क्या होती है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल एनर्जी भी, तो हम इसलिए क्या बोल देते हैं, डी ई इज इक्वल टू जीरो। इसके अलावा हम दो रिलेशन और पढ़ते हैं, वो है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी इज इक्वल टू जीरो, और है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। तो ये दोनों रिलेशन कहाँ से आते हैं, इसको हम आगे जूल्स लॉ पढ़ेंगे, वहाँ पर रहेगा। तो ये दोनों होते हैं आइडल गैस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी। अब क्या करते हैं, हमने फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा, ऐसे जैसे हमने पहले वर्क पढ़ा था, तो वर्क में हमने जैसे W इज इक्वल टू माइनस पी टी भी पढ़ा था, उसी को फिर आगे हमने आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक इन सब प्रोसेस में अप्लाई किया था। तो सेम इसी तरह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी आगे अलग अलग प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट लॉ को अप्लाई करते हैं। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट इसका मतलब क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब डी टी इज इक्वल टू जीरो है, पर हमने क्या देखा था, जो आइडल गैस के लिए हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ डी टी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, डी ई इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करेंगे, तो क्या था, डी ई इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये था फर्स्ट लॉ। अब इसमें क्या हो गया, डी ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो गई, जीरो, तो क्या हो गया, डी क्यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये जो सप्लाइड हीट जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम के। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, सिस्टम जितनी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसके इक्वल हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो देखो यहाँ जो साइन है माइनस, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। अगर माइनस वर्क में माइनस साइन आता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया। और ये हीट की जो वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो इसका मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, मतलब सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो अब देखो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने ये रिलेशन देखा था, ये हमने वर्क W और Q की वैल्यू निकाली थी, जब एक न्यूमेरिकल किया था, और उसमें कहा था कि जो W की वैल्यू आती है वही Q की वैल्यू आती है, बस साइन चेंज आते हैं। तो वो कहाँ से आता है, यहाँ से देखो, क्योंकि वैल्यूज क्या होगी, Q की और W की दोनों की वैल्यू सेम है, बस क्या है, साइन अपोजिट है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला इसका होगा, बस साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे वर्क का फॉर्मूला हमने आइसोथर्मल में देखा था, माइनस nRT ln V2/V1 था, तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q का, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा nRT ln V2/V1। तो इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि ये वैल्यू हम निकाल चुके ऑलरेडी, तो हमने Q की वैल्यू निकाली थी, तो इसमें वापस पुट करेंगे, सेम वैल्यू आएगी, बस साइन उल्टे होते हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि W की जो वैल्यू एक बार कैलकुलेट कर ली, उसे वही वैल्यू हमने क्या Q की रख दी, बस साइन अपोजिट होते हैं। तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। इसके बाद हम पढ़ते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस।
ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब dP इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0। ठीक है, अब इसको भी हमको क्या करना है, फर्स्ट लॉ पे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW। ठीक है, अब देखो यहाँ वर्क क्या होता है, W इज इक्वल टू PdV होता है। अब देखो यहाँ पर जो ये P जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और इसमें क्या होता है, P कांस्टेंट है तो dP इज इक्वल टू 0 होता है, ना कि P 0 होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ये P को 0 कर दो, ये P 0 नहीं होगा, dP 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ जो होगा ये वैल्यू क्या रहेगी, DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW, यही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज सप्लाइड हीट increase the internal energy as well as work done। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो सप्लाइड हीट होती है वो किसको इंक्रीज करती है, इंटरनल एनर्जी को और वर्क डन को। ठीक है, तो ये होता है हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। इसके बाद हम फर्स्ट लॉ को किस पे अप्लाई करेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस पर। आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब dV इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्स्ट लॉ पर अप्लाई करेंगे, क्या होता है, DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW। W हमारा क्या होता है, PdV। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, dV आ रहा है, ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, DE इज इक्वल टू DQ। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज सप्लाइड हीट completely converted into internal एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो सप्लाइड हीट है, मतलब कि सप्लाइड हीट जो है कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रही है, इंटरनल एनर्जी में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके इक्वल होती है, सप्लाइड हीट के। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू दोनों की क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, दोनों की वैल्यूज भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब इसी के बाद हम इसको देखते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, हीट क्या होता है उसमें, हीट का सप्लाई नहीं होता, इसका मतलब Q0 या DQ भी क्या हो जाएगा हमारा 0 होता है। ठीक है, तो अगर इसको फर्स्ट लॉ पर अप्लाई करेंगे, DE इज इक्वल टू DQ प्लस DW, तो DQ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, DE इज इक्वल टू DW। तो मैंने जब एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको रिलेशन लिखाए थे कुछ, उसमें हमने एक रिलेशन देखा था, DE इज इक्वल टू DW इज इक्वल टू NCV/dt, ये रिलेशन हमने देखा था। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू DW कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से, और इसको हम देखेंगे अभी जब हमारा हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे कि NCV/dt के इक्वल ये कैसे होता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, DE इज इक्वल टू DW, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो गया यहाँ पर, वर्क डन, जो वर्क किया गया है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट, जिसमें हमने इसको अप्लाई किया आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोबेरिक में, आइसोकोरिक में और एडियाबैटिक प्रोसेस में। ओके, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हीट कैपेसिटी, ऊष्मा धारिता की हीट कैपेसिटी या ऊष्मा धारिता क्या होती है। हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर टू increase the temperature of a substance by 1 degree Celsius is known as heat capacity। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, हीट को मतलब कि कैपेसिटी मतलब हीट ऊष्मा धारिता तो हीट को धारण करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके टेम्परेचर को अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। ठीक है, और ये क्या होती है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको डिनोट किससे करते हैं हम, C से। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा Q अपॉन dt। इसका मतलब क्या हो गया, CT या C इज इक्वल टू Q अपॉन dt। इसका मतलब इंटरनल, इसका मतलब क्योंकि कि कोई भी सब्सटेंस है उसमें क्या हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस अगर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितने भी हीट अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट हो गई वो हमारा क्या हो गया, हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या इसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को हमको स्पेसिफाई करना। स्पेसिफाई करना जैसे यहाँ हमने बोला है कि कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, तो उस सब्सटेंस है, हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं उसके 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायर्ड वो हो गई हमारी हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब उसको स्पेसिफाई करना। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस को हम क्या ले लें, 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम ले लेते हैं, तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है, मतलब सब्सटेंस कितना लें हम, 1 ग्राम। स्पेसिफाई करते हैं हम कि हमको सब्सटेंस कितना लेना है, 1 ग्राम ही लेना है। तो 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने में हमें जितने भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम लिखते हैं स्पेसिफिक है तो CS, हीट कैपेसिटी अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, CS, हीट कैपेसिटी हमारा क्या था, C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन डेल टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन डेल टी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट जो है, अमाउंट किसमें M से डिनोट कर सकते हैं, तो CS इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन M डेल टी। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बाद हम देखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो मोलर हीट कैपेसिटी करना है, तो मोलर उसने बोल दिया, तो इसका मतलब कि ये जो 1 ग्राम सब्सटेंस लिए इसी को हम क्या लिखते हैं, 1 मोल अगर ले लेते हैं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल अगर सब्सटेंस लेते हैं तो ये क्या होगा, CS इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल। तो मोल है तो हीट कैपेसिटी तो क्या हो गई, Q अपॉन डेल्टा टी, और ये M की जगह क्या हो जाएगा, मोल को हम किससे डिनोट करते हैं, N से। तो अगर Q निकालना है तो क्या हो जाएगा, NCM डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
और मोलर हीट कैपेसिटी, ये दोनों क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसको भी अगर हम अप्लाई करते हैं आइसोथर्मल में, आइसोबैरिक में, तो देखो हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हो गया, Q अपॉन जीरो। आइसोथर्मल का मतलब dt है कि इसको Q इज इक्वल अपॉन dt लिख दो चाहे डेल्टा टी लिख दो। अब ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अगर जीरो है, ये वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट। आइसोथर्मल में क्या हो जाएगी ये वैल्यू, इनफाइनाइट। अगर इसी को हम एडियाबैटिक में देखेंगे, एडियाबैटिक में अगर के देखते हैं तो क्या होता है, Q इज इक्वल टू जीरो होता है, Q इज इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, जीरो अपॉन dt, तो ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब इसी को अगर हम आइसोबैरिक में देखते हैं, आइसोबैरिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसको बोलते हैं Cp। तो यहाँ क्या होगा, अगर हम लिखते हैं Q अपॉन dt, तो यहाँ क्या है कि प्रेशर का कोई ऐसा टर्म नहीं है, तो इसलिए इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, Cp, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालेंगे तो क्या होगी, वैल्यू Cv होगी। ठीक है, तो अब आगे हम क्या करते हैं, Cp और Cv की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये है हीट कैपेसिटी, इसको देखना है एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखेंगे और एक बार कांस्टेंट प्रेशर पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हीट कैपेसिटी को C से, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको लिख देंगे CV। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम जानते हैं क्या, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन dt या डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, DE इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, Q प्लस W। ठीक है, अब देखो अगर हमको Q निकालना है तो क्या होता है, DE प्लस W। देखो अब इसमें अब ये ध्यान रखना कि DE माइनस W लिखोगे। ठीक है, अब ये DE माइनस W अगर लिखते हैं तो यहाँ जो ये प्लस और माइनस का साइन होता है वो तो क्या होता है, वर्क पर, कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये जो होता है प्लस माइनस का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको प्लस में ही लिख देते हैं। ठीक है, अब ये Q इज इक्वल टू DE प्लस W, ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो ये जो Q की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या हो गया, C इज इक्वल टू DE प्लस W अपॉन dt, ये हो गया। अब देखो W इज इक्वल टू क्या होता है, PdV, तो W इज इक्वल टू PdV, तो C इज इक्वल टू DE प्लस PdV अपॉन dt, ये हो गया। अब देखो किस पर निकाल रहे हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब dV इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब dV इज इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू क्या करेंगे हम, इसमें पुट करेंगे। इसमें पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई हमारी, जीरो हो गई। इसका मतलब क्या बचा, C इज इक्वल टू DE अपॉन dt। किस पर बचा है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट था तो ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, यहाँ भी इसको एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखेंगे। तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू CV dt। ठीक है, ये लिख सकते हैं DE इज इक्वल टू CV dt। तो जो रिलेशन मैंने आपको बताया था कि n CV dt जो होता है, अगर 1 मोल के लिए तो CV dt, n मोल होंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू n CV dt। तो ये क्या हो गया, CV dt, और ये क्या हो गया 1 मोल के लिए, और ये इसके n मोल के लिए n CV dt। अब देखो तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, हीट कैपेसिटी C हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV इज इक्वल टू DE अपॉन dt, या इसको हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा
CV की वैल्यू। अब इसी तरह से हम निकालेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। अब प्रेशर पर निकालने के लिए तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी CP, ठीक है। तो इसमें भी सेम देखो कहाँ तक सेम रहता है हमारा, C इज इक्वल टू क्या होता है DT, इसके बाद DE इज इक्वल टू क्या होगा Q प्लस डब्लू, Q इज इक्वल टू DE प्लस डब्लू। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 DE प्लस डब्लू अब DT, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा DE प्लस PdV अपॉन DT। अब देखो इसके बाद में ये हो गया C DE प्लस PdV अपॉन DT, ये हम निकाल रहे हैं वो प्रेशर के लिए ही निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम CP की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। CP निकल गया। अब देखो ये निकालेंगे, अब यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब DP इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ DP 0 नहीं है, प्रेशर है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक रिलेशन हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, एंथैल्पी जो है वो क्या होता है H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है, ठीक है। एंथैल्पी पढ़ाएंगे तब आएगा ये रिलेशन। तो H इज इक्वल टू E प्लस PV होता है। अब इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल करते हैं। तो H का करेंगे तो क्या हो गया DH, E का करेंगे तो क्या हो गया DE। अभी P और V का करेंगे तो ये UV वाले मतलब कि रिलेशन से होगा, P कांस्टेंट तो DV, फिर V कांस्टेंट तो DP, ठीक है। अब देखो DH इज इक्वल टू क्या हो गया DE प्लस PdV प्लस VDP। अब देखो DE प्लस PdV ये वैल्यू यहाँ पर है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे DE प्लस PdV इज इक्वल टू क्या हो गया DH, और ये टर्म इधर आई तो माइनस VDP, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, यहाँ रख देंगे, तो क्या होगा C इज इक्वल टू DH माइनस VDP अपॉन DT, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर DP की टर्म आ गई, DP की टर्म आ गई, तो इसका मतलब अब हम इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। तो मतलब C इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट है DP, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो ये क्या हो गया C प्रेशर कांस्टेंट था, तो ये क्या हो गया DH अपॉन DT एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसको हम लिख सकते हैं डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ DH इज इक्वल टू क्या हो जाता है CP DT, 1 मोल के लिए, N मोल के लिए क्या हो जाएगा DH इज इक्वल टू N CP DT, ठीक है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हीट कैपेसिटी C हो गई, किस पर है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो हम क्या बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसके बाद में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन CP एंड CV। देखो रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, CP और CV के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो देखो हम क्या देखते हैं H इज इक्वल टू क्या था E प्लस PV। अब आइडल गैस की बात करते हैं तो PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT होता है, ठीक है। तो इसको हम इस वैल्यू में पुट कर सकते हैं, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E प्लस nRT, ठीक है। अब इसका हम क्या करते हैं डिफरेंशियल करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब इसका करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम डेल्टा H अपॉन डेल्टा T, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर दिया, इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा T प्लस NR कांस्टेंट है, तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा T, तो ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ NR बचा। तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T अभी हमने पढ़ा था, ये क्या था CP, डेल्टा E अपॉन डेल्टा T क्या था CV प्लस NR, ठीक है। इसको यहाँ लेकर जाएंगे तो CP माइनस CV इज इक्वल टू NR,
तो ये हमारा रिलेशन हो गया फॉर n मोल्स के लिए Cp और Cv के बीच में। और इसी तरह से हमको 1 मोल के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीट कैपेसिटी कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। थैंक यू।